अब हम आ जाए इस क्वेश्चन के ऊपर दैट व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ अ सूट। एक सूट के क्या क्या एसेंशियल्स हैं। सबसे फर्स्ट हमको याद रखना है यहाँ पे पार्टीज। ये बहुत बेसिक सी बात है। एक सूट में पार्टीज होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर रहा है। यहाँ पे ए एंड बी विल बी द पार्टीज इन अ सूट। ए को हम यहाँ पे बोलेंगे प्लेंटिव एंड बी को हम यहाँ पे बोलेंगे डिफेंडेंट। एंड यही अगर ए बी के अगेंस्ट एक अपील फाइल करता है, एक सिविल अपील फाइल करता है, तो यहाँ पे ए को हम बोलेंगे एपेलेंट एंड बी को हम यहाँ पे बोलेंगे रिस्पोंडेंट। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। अब पार्टीज के बारे में हम ऑर्डर 1 में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड अब एसेंशियल होता है कॉज ऑफ एक्शन। अ सूट मस्ट कंटेन अ कॉज ऑफ एक्शन। अगर एक सूट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा देन दैट सूट कैन नॉट प्रोसीड। ओके, अब कॉज ऑफ एक्शन के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। कब हम बोलेंगे दैट देयर इज अ कॉज ऑफ एक्शन इन अ सूट। सबसे पहले हमको याद रखना है यहाँ पे दैट देयर शैल बी अ राइट। कॉज ऑफ एक्शन होने के लिए सबसे पहले आपके पास एक राइट होना चाहिए। एंड सेकेंड यहां पे एसेंशियल होता है दैट देयर शैल बी अ वायलेशन ऑफ दैट राइट। यानी अगर आपके पास एक राइट है एंड अगर इस राइट का कोई भी वायलेशन हो रहा है तो यहां पे हम बोल सकते हैं दैट कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने काफी सारे राइट्स लिखे थे उस कॉन्ट्रैक्ट में कि सपोज ए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है देन बी विल गिव हिम 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे ए के पास राइट आ चुका है कि वो बी से 1 लाख रुपीज रिकवर कर सकता है इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली में अगर इस राइट का वायलेशन होगा यानी बी जो है ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ए के राइट का वायलेशन हो चुका है एंड यहाँ पे देयर एग्जिस्ट द कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हो जाएगा एंड ए कैन एक्चुअली फाइल अ सूट ऑन दिस बेसिस। ओके, यहाँ पे पार्टीज होंगी ए एंड बी एंड यहाँ पे हमने देखा है कॉज ऑफ एक्शन भी अराइज हो रहा है। हमको यहाँ पे याद रखना है दैट द एंटायर सूट रिवॉल्व्स अराउंड कॉज ऑफ एक्शन। ये सब चीजें आप नोट करते रहना। एंटायर सूट रिवॉल्व्स अराउंड cause of action. The burden of proving a cause of action. The burden of proving a cause of action is actually upon the plaintiff. Cause of action को prove करने का जो burden of proof होगा ये plaintiff के ऊपर होगा। The plaintiff will have to prove existence of a legal right. Plaintiff will have to prove existence of a legal right and also violation of that legal right. तो प्लेंटिफ को एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट प्रूव करना पड़ेगा एंड साथ में इस लीगल राइट का वायलेशन भी प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे सामने सोनिक सर्जिकल का केस आता है। अब इस केस में बोला गया है दैट प्रूविंग कॉज ऑफ एक्शन साइन कुआ नन। यानी बिल्कुल एसेंशियल है। अगर आप कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव नहीं करोगे देन यू कैन नॉट विन अ सूट। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट प्लेंटिफ की यहाँ पे जॉब होगी कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करना एंड डिफेंडेंट की यहाँ पे जॉब होगी कॉज ऑफ एक्शन को डिसप्रूव करना। यानी द बर्डन अपॉन द डिफेंडेंट विल बी टू डिसप्रूव द कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पे डिफेंडेंट 2 चीजें कर सकता है। पहले तो वो ये कर सकता है he can say that there does not exist any right. प्लेंटिफ के पास कोई राइट है ही नहीं। अगर राइट नहीं होगा तो उसका वायलेशन कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड ए सेइंग कि बी यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है। अब बी अपने डिफेंस में बोलता है कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया था एंड अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया था तो कोई राइट्स ए के पास है ही नहीं। ओके, इन दिस वे बी इज एक्चुअली disproving the cause of action. सेकेंड तरीका यहाँ पे ये हो सकता है that defendant
कैन allege that there is no violation of right. यहाँ पे डिफेंडेंट मान रहा है कि प्लेंटिफ के पास राइट तो है, लेकिन इस राइट का मैंने कोई वायलेशन नहीं किया. यानी फॉर एग्जाम्पल बी बोल रहा है कि हाँ मैंने और ए ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन तो किए एंड ए के पास सारे राइट्स है कॉन्ट्रैक्ट वाले, लेकिन इनमें से किसी भी राइट का मैंने वायलेशन नहीं किया. यहां पे भी बी इज एक्चुअली डिसप्रूविंग द कॉज ऑफ एक्शन. तो ये चीज हमको यहां पे याद रखनी है दैट द जॉब ऑफ डिफेंडेंट विल बी टू डिसप्रूव द कॉज ऑफ एक्शन. अब हम थर्ड एसेंशियल के ऊपर आते हैं, विच इज सब्जेक्ट मैटर. एक सूट में सब्जेक्ट मैटर होना ही चाहिए. यू हैव टू रिमेंबर दैट सब्जेक्ट मैटर इज द थिंग, सब्जेक्ट मैटर इज द थिंग फॉर विच द सूट इज फाइल्ड. जिस चीज के लिए आप सूट फाइल कर रहे हो इसको हम सब्जेक्ट मैटर बोलेंगे. अब सब्जेक्ट मैटर जो होते हैं ये भी तीन टाइप के होते हैं. पहला होता है यहां पे पर्सनल. फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये बी के अगेंस्ट डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर रहा है. यहां पे ए कोर्ट के पास जा रहा है एंड वो बोल रहा है दैट प्लीज डिक्लेयर बी टू बी माई फादर. कोर्ट को यहां पे वो बोल रहा है दैट प्लीज डिक्लेयर बी इज माई फादर. अगर कोर्ट यहां पे डिक्लेयर कर देगा ये चीज को, देन बी विल एक्चुअली हैव टू मेंटेन ए. एंड जो भी राइट्स एक चाइल्ड को एक फादर से मिलते हैं वो सारे राइट्स फिर ए को बी से मिल जाएंगे. तो यहां पे हम देख रहे हैं तो द सब्जेक्ट मैटर इज पर्सनल इन नेचर. सेकेंड होता है यहां पे प्रोप्राइटरी. फॉर एग्जाम्पल ओनरशिप, ओनरशिप का केस हो गया, फिर पोजेशन का केस हो गया, या फिर इंजंक्शन का केस हो गया. ओके या फिर डिक्लेरेशन ओवर राइट ऑफ अ प्रॉपर्टी का केस हो गया. यानी आप कोर्ट में जाके बोल रहे हो दैट प्लीज डिक्लेयर दैट दिस थिंग इज माय प्रॉपर्टी. तो इनको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी सूट्स. तो यहां पे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट मैटर कैन बी प्रोप्राइटरी इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये एक प्रॉपर्टी के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी होती है एक्स वाई जेड, प्रॉपर्टी होती है एक्स वाई जेड एंड ए यहाँ पे बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है एंड यहाँ पे वो बोल रहा है दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. अब इन दिस केस वी कैन से दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट विल बी एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी. जो एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे सूट का सब्जेक्ट मैटर है. यहाँ पे सूट सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए ही लड़ा जा रहा है एंड दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट. थर्ड यहाँ पे होता है पेक्यूनरी. पेक्यूनरी नेचर ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से 5 लाख रुपीज लिए हैं, ओके एंड अब ए इसको वापस नहीं कर रहा. अब यहाँ पे बी जो है ये रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल कर देता है. अपने पैसे को रिकवर करने के लिए बी यहाँ पे सूट फाइल कर रहा है. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर विल बी 5 लाख रुपीज. 5 लाख रुपए का जो सम है वो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर होगा जिस चीज के लिए हम यहाँ पे सूट फाइल कर रहे हैं. ओके तो ये हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट हो गया है, थर्ड एसेंशियल हो गया है फॉर फाइलिंग अ सूट. अब हम आते हैं फोर्थ एसेंशियल के ऊपर जो कि होता है रिलीफ. रिलीफ इज द फोर्थ एसेंशियल ऑफ अ सूट. हमको याद रखना है दैट रिलीफ इज द अल्टीमेट प्रेयर. रिलीफ इज द अल्टीमेट प्रेयर इन अ सूट. जब कोर्ट से प्रेयर करते हो लास्ट में इसको हम रिलीफ बोलते हैं. अब आपको यहाँ पे याद रखना है दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीफ एंड रेमेडी. रिलीफ और रेमेडी में डिफरेंस होता है. रिलीफ वो चीज होती है जो आप कोर्ट से अल्टीमेटली मांग रहे हो. रिलीफ लेने के लिए आपको सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में, लेकिन रेमेडी इज अ थिंग विच इज गिवन टू यू. रेमेडी इज अ थिंग विच इज गिवन टू यू बाय अ सब्सटैंटिव लॉ. एक सब्सटैंटिव लॉ जो है ये आपको रेमेडी देता है. इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ राइट देन अ रेमेडी इज प्रोवाइडेड बाय अ सब्सटैंटिव लॉ. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप जाओगे, वहां पे लिखा हुआ है that if there is a breach of contract, then you can actually get damages. You can actually get damages under section number 73 of Indian Contract Act.
ओके, तो यहाँ पे जो डैमेजेस की रेमेडी है वो हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर काफी सारी रेमेडीज आपको मिल सकती है बाय सब्सटैंटिव लॉ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। इसके साथ आप यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवा सकते हो सूट के अंदर, एंड यहाँ पे आप इंजंक्शन भी मांग सकते हो। साथ ही यहाँ पे आप रेस्टोरेशन भी मांग सकते हो। तो आप देख रहे हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपके सामने 4 रेमेडीज आ रही हैं अंडर सब्सटैंटिव लॉ। ओके, अब ये सारे रेमेडीज को आप क्लेम नहीं करोगे, आप वही रेमेडी को क्लेम करोगे जो आपको नेसेसरी लगती है। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए सिर्फ कोर्ट से मांगता है डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो नहीं मांगता है, तो डैमेजेस हमारा यहाँ पे रिलीफ हो जाएगा एंड रेमेडी में हम इन चारों चीजों को डालेंगे। तो वी कैन से दैट रेमेडी इज द जीनस एंड रिलीफ इज द स्पीशीज। ओके, रेमेडी ब्रॉड होता है और रिलीफ नैरो होता है। ओके, आपके पास बहुत सारी रेमेडी हो सकती है, उसमें से एक रिलीफ आप चूज करोगे जिसके लिए आप सूट फाइल करोगे। ओके, तो ये डिफरेंस आपको यहां पे याद रखना है, ये एसेंशियल आपको याद रखना है। अब फिफ्थ के ऊपर हम आते हैं, फिफ्थ एसेंशियल के ऊपर हम आते हैं, विच इज टाइटल। यानी अगर आप सूट फाइल कर रहे हो तो आपके पास सूट फाइल करने के लिए एक टाइटल होना चाहिए। टाइटल इज द लीगल कैपेसिटी, टाइटल इज द लीगल कैपेसिटी अंडर विच अ पार्टी इज फाइलिंग अ सूट। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड YZ, एक प्रॉपर्टी YZ होती है, एंड ए यहाँ पे सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट टू एक्चुअली क्लेम दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम बी। ए यहाँ पे बोलता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं एंड दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। अब यहाँ पे आपको याद रखना है द टाइटल ऑफ ए हियर इज ओनर। ए यहाँ पे बोल रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं एंड दैट इज व्हाई आई एम फाइलिंग दिस सूट। तो टाइटल के बारे में हमको याद रखना है, इट इज द लीगल कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी अंडर विच ही इज फाइलिंग अ सूट। 6 के ऊपर हम आते हैं यहाँ पे, विच इज मैटर इन इशू। मैटर इन इशू जो है ये हमारा 6th एसेंशियल है। मैटर इन इशू इज द फैक्ट, मैटर इन इशू इज द फैक्ट on the basis of which the party is claiming its title। यानी जिस फैक्ट के ऊपर पार्टी अपने टाइटल को क्लेम कर रही है इसको हम मैटर इन इशू बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बोलता है दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यहां पे टाइटल विल बी ओनर, लेकिन मैटर इन इशू यहां पे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए को ये प्रॉपर्टी सेल में मिली थी, डी वॉज अ पर्सन, इसने प्रॉपर्टी ए को सेल कर दी थी। ओके, तो यहां पे द मैटर इन इशू विल बी सेल, बिकॉज सेल के मेथड से यहां पे ए ने अपने टाइटल को एक्वायर किया था। जिस भी मेथड से आप टाइटल को एक्वायर कर रहे हो उसको हम यहां पे मैटर इन इशू बोलेंगे। अगर ए ने यहां पे इस प्रॉपर्टी को सक्सेशन के थ्रू लिया था तो यहां पे हम बोलेंगे द टाइटल ऑफ ए विल बी ओनर एंड द मैटर इन इशू हियर विल बी सक्सेशन। तो एसेंशियल्स ऑफ अ सूट हमको याद रखने हैं।